नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार एक उड़ता तीर मुख्यतः 3 तरीकों द्वारा आपके पिछवाड़े में आकर लग सकता है। यानी कि निम्नलिखित 3 तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा एक उड़ते तीर को आप अपने पिछवाड़े में ले सकते हैं। इनमें सबसे पहला तरीका यह है कि एक तीर अपने ठिकाने से निकला और निशाने की तरफ जा रहा है। वहीं आप भी कहीं जाने के लिए निकले और अपने रास्ते चले जा रहे हैं। अब आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन आपका और तीर का रास्ता एक ही है। आप आगे आगे चल रहे हैं और तीर आपके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन आपको ये बात पता नहीं है और थोड़ी देर बाद ये तीर आपके पिछवाड़े में आकर घुस जाता है। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप पूरी तरह निर्दोष हैं। इसको बस आपका बैड लक यानी कि बुरी किस्मत कहकर भुला दिया जाएगा या भूलने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि तीर अपने ठिकाने से निकला और निशाने की तरफ जा रहा है और आपको यह बात पता है कि तीर आपके पीछे पीछे ही आ रहा है, लेकिन फिर भी आप जिद्दी पने में उसके रास्ते से हटते नहीं हैं। आप कहते हैं कि मैं क्यों हटूं, हटेगा तो तीर हटेगा। लेकिन कमान से निकले तीर अपने रास्ते कहां बदलते हैं और वो तीर थोड़ी देर बाद आकर आपके पिछवाड़े में घुस जाता है। अब इसमें आपकी आधी गलती तो जरूर है, यदि पूरी नहीं है तो आधी गलती तो जरूर है। तीसरा और आखिरी तरीका यह है कि तीर अपने ठिकाने से निकलता है और जैसे ही निकलता है आप तीर को देख लेते हैं। अब आपको पता है कि तीर आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप अपने रास्ते से हटते नहीं हैं। हटना तो दूर, आप तीर को देखते रहते हैं और तीर जैसे ही आपके पास आ जाता है, मैट्रिक्स स्लो मोशन स्टाइल में हवा में हाथ डालते हैं और तीर को कैच करने के बाद अपने पीछे घुसा लेते हैं। दोस्तों, उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में लेने का ये जो तीसरा और आखिरी तरीका है, ये आजकल पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट यानी कि पसंदीदा तरीका बना हुआ है। इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानियों ने जो सबसे पहला तीर अपने पिछवाड़े में लिया था उसका नाम था फ्रेंच एम्बेसडर। दूसरा तीर जो इन्होंने अपने पिछवाड़े लिया उसका नाम था यूरोपियन यूनियन। और अब जो तीसरा और सबसे नुकीला तीर पाकिस्तानियों ने अपने पिछवाड़े में अपने ही हाथों से घुसाया है उसका नाम है इजराइल। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्रालय में काफ़ी हाई लेवल अधिकारी हैं जिनको मैं कई सालों से जानता हूं। आई एम बैंगलोर के दिनों से जानता हूं, तो उनसे मेरी कभी कभार बात होती रहती है। मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलर तो नहीं, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है कि कुछ बात करनी है, पूछना है, मैं उन्हें फ़ोन कर लेता हूं और वो भी कभी टालते नहीं है, मुझसे बड़े आराम से टाइम दे के बात करते हैं। तो अभी मेरी कुछ दिन पहले ही उनसे बात हो रही थी। ये जो पूरा चल रहा है इसके ऊपर, इजराइल फिलिस्तीन का चल रहा है, इसके ऊपर बात हो रही थी। यही बात करते करते जब पाकिस्तान की बात आई, मैंने उनसे पूछा ये पाकिस्तान इतना शोर मचा रहा है, ये क्या सीन है सर? तो वो जोर जोर से हंसने लगे। तो मैंने पूछा कि सर हंस क्यों रहे हो, क्या हो गया? पाकिस्तान तो इतना ज्यादा सीरियस है, उनके नेता, उनके लोग, उनके मीडिया, उनकी तो जान निकली जा रही है फिलिस्तीन के लिए, आप क्यों हंस रहे हो? तो बोले कि गौरव, मैं इसराइल में काफी डिप्लोमेट्स को जानता हूँ इसराइल के, और मैं इसराइल जा भी चुका हूँ खुद कई बार। बोले जैसे वो भी हम अपनी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं, हम भी अपनी बातें शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फिर बोले मैं इसराइल में कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड कर चुका हूं। वो बोले कि वो लोग हमें बताते हैं कि जब भी उन लोगों की मीटिंग होती है ना अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके, चाहे वो वहाँ के इसराइल के डिप्लोमेट्स हों यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं वो लोग हों, नेशनल सिक्योरिटी के लोग हों, इंटेलिजेंस के लोग हों, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी सेक्टर के लोग हों, वो लोग जब बैठ जो इसराइल को चलाते हैं, जो टॉप ब्रास है इसराइल की, वो जब भी बैठते हैं अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करते हैं, इश्यूज को डिस्कस करते हैं, उन प्लान्स में, इश्यूज में पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। ये मुझे हमारे डिप्लोमेट ने एक बात बताई है कि जब इसराइल के लोग अपने बैठ के डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं अलग अलग मुद्दों पे देश से जुड़े, तो पाकिस्तान का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। इसलिए वो हंस रहे थे। और इधर आप अगर पाकिस्तान की मीडिया को देख लो, पाकिस्तान के नेताओं को देख लो, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के लोगों को देख लो, तो ऐसा लग रहा है कि भैया आज नहीं तो कल पाकिस्तान इसराइल के ऊपर हमला कर ही देगा। और इसराइल के पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल्स ने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 निकल चुके हैं इसराइल के लिए। कोई इनसे पूछे भैया तेल के पैसे हैं, इतनी दूर जाने के लिए, F-16 को ले जाने के लिए जो तेल चाहिए उसके पैसे हैं, कहां से उधार मांगे ये तो बता दो। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल पाकिस्तान को इसराइल को लेके बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। अभी जो इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में जो थोड़ी बहुत झड़प हुई है, जिसमें कुछ फिलिस्तीनी मारे गए हैं, उसको लेकर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। वो बात अलग है कि इसी पाकिस्तान की फौज ने जियाउल हक की लीडरशिप में 20 से 25 हजार फिलिस्तीनियों को कभी मार दिया था, खून बहाया था, वो बात अलग है, उसकी बात मत करो आप। लेकिन अभी जो कुछ 100 फिलिस्तीनी मारे गए उसका पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कोई इसके ऊपर बात नहीं करता कि कैसे जियाउल हक ने 25,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया था दिन दहाड़े। ये तो ढकोसलेबाजी है, दिखाना है कि भैया देखो हम कितने बड़े मुसलमान हैं। चलो ठीक है।
अब ये दिखाने के चक्कर में पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इजराइल के ऊपर अटैक कर दो, दिन रात मीडिया पे चल रहा है, उनके बड़े से बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये कह रहे हैं। यहां तक कि उनके जो एक पत्रकार हैं, सो कॉल्ड पत्रकार हैं, टीवी एंकर हैं, पता नहीं कुछ भी, एक तो हर कोई वहां पे टीवी एंकर बन जाता है। जब वीना मलिक जैसे लोग टीवी एंकर बन जाते हैं, जर्नलिस्ट बन जाते हैं, तो कोई भी बन जाता है। तो एक सलीम बुखारी नाम का वो मेंढक की शक्ल वाला जो इंसान है, वो बैठ के बोल रहा था कि यार सारे देश एक आओ तो सही, 52 देशों, हमारे पास इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब है, इजराइल के ऊपर फेंक दो। ये कह रहे थे वो कि भाई इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए, पाकिस्तान को परमाणु बम फोड़ देना चाहिए। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि भाई ऐसे बॉम्ब भी हैं क्या पाकिस्तान के पास जो इजराइल में गिरेंगे तो सिर्फ यहूदी ही मरेंगे, गाजा में रहने वाले जो वो फिलिस्तीनी हैं वो बच जाएंगे, लेकिन यहूदी मर जाएंगे। ऐसे बॉम्ब भी हैं क्या, ये बताना भूल गए। वैसे उनके जो इंटरनल मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं शेख चिल्ली रशीद, उनकी माने तो हैं 100 ग्राम, 150, 250 ग्राम, पाव किलो के इनके पास हैं ऐसे बम। कहाँ हैं वो, कैसे काम करते हैं, ये किसी को नहीं बताया, पर हैं तो शायद वही बम इस्तेमाल करेंगे। और मैं तो पाकिस्तान से कहता हूं, मैं तो सलीम बुखारी के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं तो कहता हूं कर दो अटैक इजराइल के ऊपर। भाई पता तो चले कि पाकिस्तानी फौजियों ने अपनी माँ का दूध पिया है या बाप का कुछ और पिया है, पता तो चले भाई। जंग लग गया होगा ना, भारत के साथ तो कुछ हुआ नहीं है बहुत दिनों से, तो जंग लग गया होगा, पता तो चले। 1967 में 5-6 देश एक होके गए थे अरब के इजराइल से लड़ने कि भैया पूरा इजराइल हड़प लेंगे, 5 देश एक होके गए थे, 6 दिन में इजराइल ने धूल चटा दी। चौथे दिन ये लोग वापस भाग रहे थे। 5 देश मिलके इजराइल की जमीन लेने आए थे और इजराइल को अपनी जमीन देके भाग गए। आधा जॉर्डन हड़प लिया, इजिप्ट के कितने हिस्से ले लिए इजराइल का, मेरी जमीन लेने आए लो। मतलब 6 दिन में इनके कोएलिशन को धूल चटा दी थी, इसलिए उसको 1967 की वॉर को 6 डे वॉर कहा जाता है। इसीलिए तो पाकिस्तान पता नहीं क्या उखाड़ लेगा, पर मैं तो कहता हूं उखाड़ो भाई, फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाओ। कैसे मुसलमान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती पाकिस्तानियों, दिलाओ कुछ करो। पर भाई युद्ध लड़ेंगे कैसे, युद्ध लड़ना तो बहुत ज्यादा महंगा काम है ना। अगर मैं आपको कारगिल के यानी कि 1999 के आंकड़े बताऊं तो उस समय में पाकिस्तान को जो भारत से युद्ध करना पड़ रहा था, उसके लिए प्रतिदिन लगभग $300 मिलियन का खर्चा आ रहा था पर डे, $300 मिलियन पर डे। यहाँ तो 1999 में अब आप इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर लो तो मरे से मरा भी लगाओगे तो $500 मिलियन पर डे का खर्चा आएगा। वो तो भारत के साथ जो कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान का, वो तो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था, फुल स्केल वॉर नहीं थी। जब इजराइल जैसे देश जो हजारों मील दूर है उससे लड़ना पड़ेगा तो आप लगा लो 700-800 $1 बिलियन पर डे का खर्चा आएगा। $1 बिलियन के लिए तुम भीख मांगते फिर रहे हो, कहीं से चावल की भीख ला रहे हो सऊदी से, कहीं से चीनी मांग रहे हो, कहीं से प्याज, कहीं से आलू, कहीं से टमाटर, कहीं से आटा, और युद्ध लड़ेंगे। भाई भीख मांग के थोड़ी युद्ध लड़े जाते हैं, युद्ध लड़ना तो अमीरों के काम होते हैं, रईसों के काम होते हैं। भिखारियों ने कहा युद्ध लड़े हैं? इतिहास उठा के देख लो, भिखारियों ने कभी युद्ध लड़े हैं क्या? कोई भिखारी कभी योद्धा बना है क्या? और योद्धा बन गया हो तो विजेता तो कभी नहीं बना होगा। चलो युद्ध लड़ेंगे भी तो पैसे नहीं है, तो इसका एक तरीका इन्होंने ऑलरेडी निकाल लिया है कि हम युद्ध तो नहीं लड़ सकते क्योंकि हम भिखारी हैं, हम जिहाद करेंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की एक महिला मेंबर अभी कुछ दिन पहले अपने हाउस में सदन में खड़ी हुई और उन्होंने पूरा जोर लगा के, इमोशनल होके, अपना गला भर के, आंखों में आंसू ला के कहा कि भैया हम इजराइल में जिहाद करेंगे, सबसे पहले नाम मेरा लिखिए सर, सबसे पहले मेरा नाम लिखिए, हम जाके इजराइल में जिहाद करेंगे। उन्होंने क्या कहा पहले जरा वो सुन लीजिए। जो इजराइल ने हमारे बहन भाइयों के साथ वहां पे किया है सर, अब ये बात पे वाजे हो जाना चाहिए कि अब उसके खिलाफ जिहाद के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने हमारे बच्चे और औरतों को जुल्म कर रहे हैं सर, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं सबसे पहले जिहाद में जाऊंगी सर, मेरा नाम सबसे पहले जिहाद में डाला जाए और मैं सबसे पहले अपने फलस्तीन बहन भाइयों को उन नासूरों से छुड़ाऊंगी जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। तो ये कह रही हैं कि भाई हम इजराइल में जाके जिहाद करेंगे। पर मैडम एक बात तो बताइए, आप इजराइल जाओगी कैसे? आपका तो जो पासपोर्ट है उसमें लिखा है कि ये पासपोर्ट, दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इजराइल। आपका पासपोर्ट तो इजराइल के लिए वैलिड नहीं है, तो आप इजराइल जाओगी कैसे? तारों के नीचे से, जैसे भाई कश्मीर में तो घुस जाते हो तुम तारों के नीचे से, जैसे चूहा बिल में से होता हुआ इधर उधर घुस जाता है, चूहा गटर में से होता हुआ, गंदी नाली में से होता हुआ कहीं ना कहीं घुस ही जाता है। ऐसे इजराइल में कैसे घुसोगे? कोई ऐसी नालियां तो है नहीं जो आपकी और इजराइल को और आपके देश को जोड़ती हैं, तो इजराइल जाओगी कैसे? पर मैं तो कहता हूं करो, दुनिया को भी तो पता चले कि भैया 70 साल जो मूंग हमारी छाती पे दली गई है, हमने झेली है, वो दुनिया को भी तो पता चले। जब इजराइल के ऊपर होगा तो पूरी दुनिया को पता चलेगा ना। मैं तो कहता हूं भेजो, करो जिहाद। बोलते रहते हो, करते नहीं हो भाई। करना
परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। करो तो सही। दोस्तों पूरे पाकिस्तान में यही बातें हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में मतलब इकोनॉमी का मटिया मेट हुआ पड़ा है, जो इन्फ्लेशन है अपनी पीक पर है, बेरोजगारी अपनी पीक पर है, लेकिन इजराइल का उखाड़ेंगे, पता नहीं क्या कर लेंगे इजराइल का। देख जब जब वो औरत जो है पार्लियामेंट में खड़ी होकर ये बात बोल रही है इजराइल में जिहाद करने की, तो देखा पीछे मुल्ला मौलवी बैठ के कैसे ताली बजा रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, कितनी उनके चेहरे पर खुशी है कि भैया ऐसी बातें तो हम करते थे, देखो एक औरत कर रही है। कैसे उनके चेहरे से, उनकी तो दाढ़ियों से जिहाद टपक रहा है। तुम्हें जाने की जरूरत है, इनकी दाढ़ियों के 5-5 6-6 बाल काट के भेज दो, अपने आप इजराइल में जिहाद हो जाएगा। इनके बाल, दाढ़ियों के बाल ही जिहाद कर लेंगे, खुद जाने की जरूरत है। इनके तो रोम रोम से जिहाद टपकता है तुम लोगों के। तो पूरे पाकिस्तान में जिहाद का हल्ला मचा हुआ है। ऐसा क्यों है आखिर? मतलब क्यों पाकिस्तानियों को हर जगह प्रूव करना होता है कि मतलब 52 देश हैं, सब चुप बैठे हैं, सबसे ज्यादा आग लगी हुई है पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान जिसको फिलिस्तीनी भी जिसके बारे में नहीं सोचते, खुद का हर चीज का भट्टा बैठा हुआ है, हर चीज का भट्टा। मतलब 2-2 रुपए की तुम भीख मांगने को मोहताज हो रखे हो यार। इजराइल में जाके जिहाद करोगे, पैसा का भिखारी कैसे युद्ध लड़ेंगे, कैसे जिहाद करेंगे, मुझे यह समझ में नहीं आता। पर हल्ला मचा हुआ है, ऐसा क्यों है? मैं सोचता हूं कई बार, जो मेरे पास थोड़ा बहुत खाली टाइम होता है उसमें सोचने की कोशिश करता हूं, तो मेरे को यही समझ में आता है कि ये एक इंसान जो कुछ नहीं होता ना, उसको वो साबित करना होता है। जैसे मैं अगर अच्छा सिंगर नहीं हूं तो मुझे साबित करने की आग, पर मैं खुद को सिंगर मानता हूं, पर मैं अच्छा सिंगर हूं नहीं, तो मुझे आप लोगों के सामने साबित करने की आग रहेगी, उत्सुकता रहेगी, हमेशा मैं बहुत ज्यादा आतुर रहूंगा कि देखो मैं कितना अच्छा सिंगर हूं, देखो मैं कितना अच्छा सिंगर हूं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव रहूंगा इस बात को लेके। अरिजीत सिंह को ये बात साबित करने की जरूरत नहीं है, लता मंगेशकर को, किशोर कुमार को नहीं थी, सोनू निगम को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कितने अच्छे सिंगर हैं। वो एक आलाप लेंगे, लोगों को पता चल जाएगा। ऐसे ही पाकिस्तानियों का हाल है। ये जो नए नए मुसलमान बने हैं ना, 2 पीढ़ी के 3 पीढ़ी के, इनको हर समय ये साबित करना होता है देखो हम अरबों से भी बड़े मुसलमान हैं। यही तो कारण है ना, और क्या कारण हो सकता है? आप मुझे बताइए क्या कारण हो सकता है इस बात का कि पूरे सऊदी अरब से ज्यादा सैयद, पूरी सऊदी अरब से ज्यादा सैयद नाम आपको कराची, लाहौर, बिहार, दिल्ली, यूपी में मिल जाएंगे। इतने सैयद सऊदी अरब में नहीं घूम रहे होंगे, सैयद जो नाम ही सऊदी से निकला है, इतने सैयद सऊदी अरब में नहीं घूम रहे होंगे जितने कराची, लाहौर, यूपी, बिहार में घूमते हुए आपको मिल जाएंगे। ये क्योंकि साबित करना है। लेकिन अगर सीरियस बात करें, व्यंग अपनी जगह, कटाश मजाक अपनी जगह, अगर हम सीरियस बात करें तो मेरे को परेशानी होती है इस दुनिया में जो हिपोक्रेसी फैल चुकी है, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो पाखंड है आज की डेट में, जो दोगलापन है, उससे मुझे परेशानी होती है। जरा सोचिए कि आज की डेट में मुसलमानों के 52 देश हैं दोस्तों, 52 देश हैं, 2 बिलियन से ज्यादा आबादी है इनकी, 200 करोड़ से ज्यादा, 250 करोड़ के आसपास आबादी है, और 52 देश हैं। लेकिन यहूदियों का एक छोटा सा देश नहीं हो सकता। 1 करोड़ भी पूरे नहीं है इजराइल में, चलो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1 करोड़ यहूदियों का एक छोटा सा देश नहीं हो सकता। लेकिन मुसलमानों के 52 देश हो सकते हैं, 52 देश हैं, 53वां चाहिए, लेकिन यहूदियों का एक नहीं हो सकता। मतलब ये दोगलापन नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है। हाँ, मतलब पूरी दुनिया में जब कोई दूसरा देश नहीं लेता, अमेरिका मना कर देता है कि भाई हम दूसरे जो मुसलमान देशों से आने वाले रेफ्यूजीज हैं उनको नहीं लेंगे, तो तुम अमेरिका की ऐसी की तैसी मार देते हो। अरे तुम फिलिस्तीनियों को क्यों नहीं ले लेते हो भाई? 52 देश हो, 20-25 हजार भी ले लोगे तो फिलिस्तीनियों का सारा दुख दूर हो जाएगा। 25,000 सऊदी अरब ले ले, 25,000 टर्की ले ले, मलेशिया ले ले, इंडोनेशिया ले ले, जितने भी देश हैं, ईरान, इराक, ये इजिप्ट, ये सब ले ले, पाकिस्तान ले ले, सबसे ज्यादा पाकिस्तान ले, लाखों में ले, सारे फिलिस्तीनी सेटल हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जब कोई देश मना कर देता है, पूरे यूरोप के जितने भी देश हैं, डेनमार्क है, इटली है, जर्मनी है, तुमको सब जगह रेफ्यूजी बन बन के जाते हो, और कोई देश मना कर देता है तो कहते हो देखो भाई ह्यूमन राइट्स का ये हो गया, ह्यूमन राइट्स का वो हो गया है। तो तुम क्यों नहीं ले लेते हो भाई फिलिस्तीनियों को? इजरायलियों का, यहूदियों का देश क्यों ना हो अपना? जब तुमने धर्म के नाम पे देश बनाए हैं तो क्यों ना हो? मतलब दोस्तों जरा सोचो, जेरूसलम में यहूदियों का ना होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे मक्का मदीना में मुसलमानों का ना होना। तुम्हारे 52 देश हो सकते हैं, लेकिन उनका ये एक देश नहीं हो सकता। कैसी पकड़ता है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। चलो नहीं हो सकता तो मैं तो पाकिस्तान से कह रहा हूं भाई, करो ना इजराइल के ऊपर हमला, माँ का दूध पिया तो करो हमला। इमरान खान साहब बता दे दुनिया को कब हमला कर रहे हैं भाई, हम भी तैयार बैठे रहेंगे लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए। मैं तो सब कुछ छोड़ के वही देखूंगा, सारा काम धंधा छोड़ दूंगा। बाई गॉड, पाकिस्तान हमला तो करे, मैं डोनेशन दूंगा पाकिस्तानी फौज को। अगर पैसे नहीं है, हमला तो करने वाले तो बनो इजराइल के ऊपर। मैं डोनेशन दूंगा, मैं हर महीने डोनेशन दिया करूंगा जब तक युद्ध चलेगा। करो इजराइल के ऊपर, पिया माँ का दूध। तो नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते हैं, अपने देश बचा नहीं पाए
अपना देश बचा नहीं पाए, 25 साल के अंदर अंदर उसके टुकड़े करवा लिए 2, वहां जाके फिलिस्तीनियों को हक दिलवाएंगे। कश्मीर लेते लेते अपना देश तोड़वा लिया, फिलिस्तीनियों को हक दिलवाएंगे। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने पिटारा जोड़ा, ये पाकिस्तान का हाल है दोस्तों। आपको क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तान जो ये बातें कर रहा है इजराइल और फिलिस्तीन को लेके, ये सब दिखावा है या इनमें कुछ सच्चाई है? क्या पाकिस्तान कभी कुछ कर भी सकता है, सपने में ही सही, क्या कभी कुछ कर सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। टॉपिक्स भी सजेस्ट कीजिए और ईमेल के द्वारा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि जिन टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं कि हम करंट इश्यूज़ के ऊपर ऐसे डिस्कशन करें, साथ बैठ के बातचीत करें, वो भी ईमेल के द्वारा ज़रूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो लोग पहली बार आ रहे हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।